बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद काशिफ राना और मैं आपको टीच करूंगा क्राफ्ट वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वन। इस सब्जेक्ट की नेचर ना बिल्कुल ही डिफरेंट है। मतलब आप लोगों ने इसको पढ़ने के लिए ना सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा। रियलिटी है, अगर आप लोग ये कहेंगे ना कि आपका वो पीआरसी वाला बिहेवियर ही आगे कंटिन्यू रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पीआरसी के एग्जाम्स में और आपके कैफ के एग्जाम्स में जमीन आसमान का फर्क है। पेपर पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर एमसीक्यूज वैसे नहीं है जैसे आप लोगों ने पीआरसी में किए थे। डिफिकल्टी लेवल भी वैसा नहीं है। लाजिम बात है, अब आप लोग जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, आपका हर आने वाला सब्जेक्ट डिफिकल्ट होता जाएगा। लेकिन आप लोगों के लिए ये है कि आपका अब वो अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है जैसे आप लोग पीआरसी में आके बैठे थे। अब लाज़िम बात है, आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हैं। जब आप लोग पीआरसी में आए थे ना, तो मतलब आपको अकाउंटिंग के बारे में ज़रा भी नॉलेज नहीं था कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आप इस काबिल हैं कि आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि बेसिकली अकाउंटिंग है क्या। इसीलिए आपको अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पीआरसी में दे दिया। अब ये आपकी बेसिक अकाउंटिंग स्टार्ट हुई है, जिसमें हम लोगों ने स्टैंडर्ड्स की डिस्कशंस वगैरह करनी है। और इसको हमने बिल्कुल ऐसा ही पढ़ना है जैसा कि हम अकाउंटेंट्स हैं और अकाउंटेंट्स ने किस तरह से अकाउंटिंग करनी है। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपका रफ वर्क मैटर नहीं करता। ऐसी कोई बात नहीं है। आपका रफ वर्क सबसे ज्यादा मैटर करता है, आपकी प्रेजेंटेशन मैटर करती है, आप चीजें किस तरह से लेके चल रहे हो ये चीजें मैटर करती हैं। आपको मार्क्स वहीं से मिलते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी फर्स्ट डे से ये कोशिश होगी कि मैंने आपको नॉलेज तो इंशाल्लाह बेपनाह देना है, लेकिन अपने टेस्टिंग सिस्टम के ज़रिए मैंने आपको ये भी बताना है कि हम लोगों ने एग्ज़ाम में बैठ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। बहुत सा प्रॉब्लम ये नहीं होता कि मुझे ये स्टैंडर्ड आता नहीं। प्रॉब्लम ये होता है कि जब उस स्टैंडर्ड से रेलेवेंट कुछ क्वेश्चन आ जाता है ना, तो बच्चा ये सोचने में 5-7 मिनट लगा देता है कि मैंने इसको स्टार्ट कहाँ से करना है। जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट का पता चल जाए ना, तो आप एंड उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो उसके लिए हम लोग कोशिशें करते रहेंगे। देखिए, परफेक्शन एक स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि रातों-रात आपको परफेक्शन मिल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई एक आध दिन की बात नहीं है। हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते जाएँगे, इंशाल्लाह अभी देखिए आप लोग ज़ीरो पे बैठे हैं, लेकिन हर आने वाला दिन आप ऐसे ही समझेंगे जैसे आप में ना चाहे 1% ही क्यों नहीं, लेकिन एक इंक्रीज़ आपको देखने को मिलेगा। हमारे जो अप्रोक्सीमेट इसमें नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे ना, अप्रोक्सीमेट 100 तक ज़रूर जाएँगे। 110 भी हो सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इससे ज़्यादा नहीं होने वाले। विद इन टाइम इंशाल्लाह मेरा सिलेबस एंड हो जाएगा। देखिए, हर आने वाला चैप्टर भाई मुश्किल हो। ज़ाहिर बात है, आपने फर्स्ट टाइम पढ़ना है, आपको उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स वगैरह रहेंगी। तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आप कोई न्यू चीज़ सीखने के लिए जाते हैं, तो आपको मुश्किलात पेश आती हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल ऐसा ही बिहेव करूँगा, जैसे आप किसी अपने बड़े भाई या अपने दोस्त, मतलब जिसके साथ आप कंफर्टेबल फ़ील करो ना, मुझे वही बना लो। अगर आप अपने दोस्त के साथ कंफर्टेबल हैं, मुझे दोस्त बना लो। अपने भाई के साथ कंफर्टेबल हो, मुझे अपना भाई बना लो। मतलब टीचर स्टूडेंट रिस्पेक्ट एक अलग जगह पे है। लेकिन जहाँ पर हम लोग बैठे हैं खुद को सक्सेसफुल करने के लिए, और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। ये बात हमेशा याद रखना, मैं आपकी हेल्प करूँगा, टिल एग्ज़ाम्स आपकी हेल्प करूँगा। ईच एंड एवरीथिंग हम लोग सीखेंगे। जो-जो डिफ़िकल्टीज़ आपको एग्ज़ाम में फ़ेस करनी पड़ेंगी, वो आप लोग पहले ही मेरी क्लास में फ़ेस कर चुके होंगे। तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम्स में आप लोगों को एज़ सच वो प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ऑलराइट? लेकिन मेहनत आपको ही करनी है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे मैक्सिमम प्रैक्टिस भी करवाऊँगा, लेकिन भाई प्रैक्टिस तो आप लोगों ने ही करनी है। पेपर आप लोगों ने ही जाके अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर जब तक आप लिखेंगे नहीं, तब तक आपको चीज़ें नहीं समझ आएँगी। देखिए, लिखेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि कहाँ पे डेफिशिएंसी है, किस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप फर्स्ट ट्राई खुद से करेंगे तो पता चलेगा ना कि आप कितने परसेंट तक पहुँचे हैं, मज़ीद इसको कितना हम लोगों ने इम्प्रूव करना है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दोनों ने मिल-जुल के चलना है। मतलब अगर मैं सिर्फ़ अकेला मैं मेहनत करता रहूँ, आप कुछ ना करें, तब भी उसका कोई हम लोग का उस मकसद तक नहीं पहुँच पाएँगे। आप मेहनत करें, लेकिन मैं आपके मुकाबले में वैसी मेहनत ना करूँ, तब भी हम उस अपने पर्पस को अचीव नहीं कर पाएँगे। तो हम दोनों को ना मिल-जुल के चलना होगा। और आपकी कामयाबी में बेशक हमारी कामयाबी है, सच्ची-सी बात है भई। आपकी नाकामी हमारी नाकामी होती है। तो ऐसा नहीं है
कि हम एक दूसरे का सहारा बने और दोनों ही एक दूसरे को कामयाब कर, ताकि जो आप लोगों ने आज से अपने माइंड में सेट कर लेनी है ये बात कि आपकी FER1 के अंदर फुल एंड फाइनल अटेम्प्ट है, फर्स्ट एंड फाइनल अटेम्प्ट है। आपके इसमें दोबारा से अटेम्प्ट ना आए। पेपर पास करना कोई मसले वाली बात नहीं, ये होती है जस्ट कुछ टेक्निक्स। देखिए नॉलेज जरूरी है, विदाउट नॉलेज तो कुछ भी नहीं है ना, लेकिन सिर्फ नॉलेज की बेस के ऊपर पेपर नहीं पास होते। मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा है जिनके पास नॉलेज बेपनाह है, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हैं, लेकिन उनका पेपर रह जाता है, टेक्निक्स की कमी होती है। तो इंशाल्लाह हमारा यहाँ पर जो फोकस है उन टेक्निक्स के ऊपर भी होना है कि हम लोग अपने एग्जामिनर से शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के अंदर एंड फुल प्रेशर इन्वायरमेंट के अंदर मैक्सिमम मार्क्स कैसे ले सकते हैं। ये हमारी अचीवमेंट्स है, ये हमारी कामयाबी है। देखिए भाई, आपको बेपनाह नॉलेज हो लेकिन आपका पेपर फेल हो जाए, लोग यही अज्यूम करेंगे कि आपको अकाउंटिंग नहीं आती। लेकिन अगर आपका नॉलेज से थोड़ा बहुत कम भी रह जाए ना, 80-90% पे भी, लेकिन आप पेपर को पास कर जाएं, लोग यही समझेंगे कि यू आर एक्सपर्ट इन FER1। तो हम लोगों ने बिल्कुल, देखिए मार्क्स भी जरूरी, मार्क्स मतलब अपने आप को सक्सेसफुल करना, 80-90%, 100% जरूर रहेंगे, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए स्टेटस भी पास आना चाहिए हमारा। नॉलेज है, अच्छा है, जरूरी है, ये ईच एंड एवरीथिंग देखेंगे। सबसे पहली बात बेटा, बहुत सी ओरिएंटेशन क्लासेस में डिफरेंट टीचर, देखिए हर टीचर का बेटा अपना अपना फॉर्मेट, अपना अपना पैटर्न, मैं गलत किसी को नहीं कहता, लेकिन मंजिल सबकी एक है, रास्ते जुदा जुदा है। जरूरी नहीं जो रास्ता मैं चुनूं बाकी टीचर्स भी वही चुने, या जो दूसरे टीचर्स रास्ता चुन रहे हैं मैं उसी रास्ते पे चलूं, ये जरूरी नहीं। हाँ ये अलग बात है भाई, मैंने भी सिलेबस अपना टाइम पे एंड कर, जब सिलेबस एंड करूंगा आपको इंशाल्लाह सब कुछ आता होगा, हम लोग तमाम चैप्टर्स पढ़ चुके होंगे, हमारे सीक्वेंस में चेंज आ सकता है, मे बी मैं किसी और चैप्टर से स्टार्ट करूं, उन्होंने किसी और चैप्टर से स्टार्ट किया हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत से टीचर्स ग्रिड वगैरह शेयर करते हैं बच्चों के साथ कि इसकी ये इंपॉर्टेंस है, इसकी ये इंपॉर्टेंस है, यहाँ से ये क्वेश्चन आया है, अपनी अजम्पशंस बताते हैं कि अब ये आने के चांसेस हैं। देखें क्या अजम्पशन में सर्टेनिटी है, तो मैं अजम्पशन नहीं बता, तो मेरा द वन एंड ओनली रूल, तमाम चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और हम हर चैप्टर के ऊपर इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे कि इन केस आए क्या मुझसे कुछ भी पूछ ले तो मैं इस बात में ना रहूं कि काश मैं ये कर लेता, मैं अपने आप को 5% भी डाउट पर नहीं लेके जाऊंगा। तो मेरे लिए चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक ईच एंड एवरीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने उसको अपनी तरफ से 100% करना है। हाँ ये अलग बात है कि कुछ चैप्टर्स की वेटेज कम है, कुछ चैप्टर्स की वेटेज ज्यादा है, लेकिन आई कैप है, भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से हम लोग इस किस्म के किसी कॉन्सेप्ट पे भी नहीं जाएंगे। आई कैप के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है कि वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को मिक्स करके छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स को एक लेंथी सा क्वेश्चन बना दे, उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। तो हम लोग अपने आप को हर चैप्टर से रेलिवेंट 100% पे रखेंगे। हम इवन के अपने आप को थ्योरेटिकली बेसिस पे भी अपने आप को तैयार रखेंगे, मतलब आपने अपना सिर्फ जो फोकस है न्यूमेरिकली नहीं रखना, आपने अपने आप को थ्योरेटिकली भी बिल्कुल प्रिपेयर करना है। यही वजह है कि मैं स्टडी टेक्स्ट को प्रेफर करता हूँ। आपके लिए जो स्टडी मटेरियल है ना, वो आपका आई कैप का स्टडी टेक्स्ट, हम मोस्टली प्रैक्टिस वगैरह अपने तमाम कॉन्सेप्ट्स वगैरह यहीं से पढ़ेंगे। हाँ कहीं पर अगर मुझे जरूरत महसूस हुई कि इसके लिए कुछ एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन देने चाहिए तो मैं अलग से आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो आप उनकी डिस्कशन वगैरह भी हम लोग कर लिया करेंगे। अदरवाइज आपका अब जो स्टडी टेक्स्ट डिजाइन किया गया है ना, इसमें आपके तमाम तर प्रीवियस पास्ट पेपर्स भी शामिल हैं और ये अप टू डेट है, तो आपको उस हवाले से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके सारे पास्ट पेपर यहाँ पे मौजूद हैं, हर चैप्टर से रेलिवेंट हैवी से क्वेश्चन भी मौजूद हैं, लेकिन जो रिसेंट एक दो अटेम्प्ट्स के यहाँ पर पेपर नहीं होंगे वो हम अलग से डिस्कस करते हैं। उन क्वेश्चंस को जो रेलिवेंट टॉपिक से होंगे हम उनको अलग से डिस्कस कर लेंगे। ये बात याद रखिएगा कि आई कैप का जो पेपर वगैरह हमारे पास आता है ना, उसमें डिफरेंट स्टैंडर्ड ना मिक्स होते हैं, तो आप लोग अभी उस लेवल पर नहीं होंगे कि आप किसी हैवी से क्वेश्चन को उठाकर बैठ, हाँ जब मैं आपसे कहूं कि इन इन टॉपिक से रेलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं तो वो हम लोग जरूर करेंगे,
लेकिन आपने ना अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होने देना। एट द एंड जब हम लोग जाएंगे ना, फिर चाहे आप किसी भी दुनिया की बुक का कोई भी क्वेश्चन उठा के बैठ जाएं, आप इंशाल्लाह उसको सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपने सिर्फ मेरे साथ साथ चलना है कि मैं कॉन्सेप्ट्स किस तरह से डिलीवर कर रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, जैसा फॉर्मेट में आपको बताऊं आपने उसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। मतलब अपनी तरफ से कोई एज सच चेंजेस ना लेके आइएगा, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स गेन करना है। और अपने आप को ना आपने हमेशा इसी कोशिश में रहना है कि खुद को 100% रखना है हमने। मतलब अगर मैं आज एक लेक्चर स्टार्ट करता हूं ना, तो आपकी क्या एफर्ट्स होंगी। मैं देखिए आप इस स्टेज पे नहीं बैठे हुए कि मैं आप लोगों को बताऊं कि ये आपकी होम असाइनमेंट है, आपने ये करके आना है, कल को आके मैं ये चीज चेक करूं। हाँ मैं जरूर करूंगा ऐसा भी, लेकिन इन केस अगर मैं कभी कुछ नहीं भी बताता, तो ये मैंडेटरी है कि हमने जितना पढ़ लिया है वो आपकी होम असाइनमेंट है, कि आपने घर में जाकर उसको अच्छे से रीड करना है, उसके कॉन्सेप्ट्स को देखना है। आप लोगों ने चीजें साथ साथ चलती रहेंगे ना, तो आप इजीली उसको कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने आज का लेक्चर कल के लिए छोड़ दिया और वो आप लोगों के लिए ओवरबर्डन हो गया, तो लाजमी बात है आपका एक सब्जेक्ट तो नहीं है, इसके साथ बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं। हम लोगों ने घर में जाके सिर्फ FAR 1 तो नहीं पढ़नी, हम लोगों ने बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना है। हमारी कामयाबी सिर्फ FAR 1 पास करने के ऊपर तो नहीं है ना, हम लोगों ने बाकी सब्जेक्ट्स भी साथ में पास करने हैं, वो हमारी कामयाबी है। देखिए यहां पर मैं तो आपको हेल्प करूंगा FAR 1 से रेलिवेंट, लेकिन क्या आपने सिर्फ FAR 1 का पेपर पास करना है, कैसा है। तो लानी बात है आपने तो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी टाइम निकालना होगा। तो ये एक बेस्ट मेथड होता है। देखिए भाई आपके जो भी रेलिवेंट टीचर हो किसी भी सब्जेक्ट से रेलिवेंट, कोई ऐसा टीचर नहीं है जो अपने सिलेबस ना कंप्लीट करते हैं। तो इस वजह से अगर आप लोग सिर्फ अपने रेलिवेंट टीचर के साथ चले ना, आपका सिलेबस विद इन टाइम कंप्लीट होगा। और ना सिर्फ वो सिलेबस कंप्लीट होगा, बल्कि आप पीछे मुड़कर देखेंगे ना तो आपको सारे चैप्टर्स भी आते हैं। आपने उन स्टूडेंट्स को फॉलो नहीं करना जो सिलेबस एंड होने का वेट करते हैं और उसके बाद अपनी रिवीजन स्टार्ट करते हैं, आपने उनको फॉलो नहीं करना। ये गलत स्ट्रेटेजी होती है। आपने हमेशा टीचर के साथ रहना है। सपोज अगर मैं आज आपको 4th चैप्टर पे हूं, तो आपको ये पता हो पिछले तीनों चैप्टर्स मुझे आते हैं और 4th चैप्टर मेरा चल रहा है, आपने कामयाब हो जाना है। आपके ऊपर बर्डन नहीं होना। एट द एंड बाकी सारी अवाम स्टूडियो में बिजी होगी, आप लोग ये सोच रहे होंगे यार पढ़ूं क्या मैं, क्यों, क्योंकि आप अपना पहला सारा काम कर चुके हो। वो डेज जो बाकी लोग याद करने में लगाते हैं ना, आपने उन डेज में जस्ट अपनी रिवीजन करनी है। याद आपने टीचर के साथ साथ ही करनी, और ये सबसे ज्यादा इजी वे है। देखिए भाई टाइम ने गुजर जाना है। अगर आज हम लोग इस सेशन का स्टार्ट कर रहे हैं तो लाजिम बात है एक ना एक दिन एंड भी कर रहे होंगे, और लाजिमी बात है एग्जाम से पहले ही कर रहे होंगे। एग्जाम्स के बाद इंशाल्लाह हम अपना रिवीजन प्लान भी डिस्कस करेंगे कि रिवीजन किस तरह से करनी है हम लोगों ने। मॉक एग्जाम्स भी देखेंगे। आपके वीकली बेसिस पे इंशाल्लाह टेस्ट भी चलते रहेंगे। आपके ये टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब अगर आप लोग ये समझे ना कि मैंने क्लास तो अटेंड कर ली यार, आज टेस्ट है आज रहने दें, नहीं अटेंड करते या हम लोग टेस्ट नहीं सॉल्व करते, तो समझ लो कि कामयाबी मुश्किल हो जाती है। उन्हीं टेस्टों से तो आपको और मुझे पता चलेगा कि आप किस लेवल पर मौजूद हैं, आपने क्या चीज इंप्रूव करने की जरूरत है, कहां पर आप मिस्टेक कर रहे हो। उन्हीं टेस्टों से ही तो हमें पता चलता है। अदरवाइज क्लास में बैठे हुए गर्दन हिला लेने से नॉलेज कभी भी नहीं आता। तो आप लोग कहीं ना कि टीचर बोल रहे हैं और आप उसको सेकंड किए जा रहे हो, कभी नॉलेज नहीं आता इस तरह से। तो यहाँ पर फील होगा कि आपको बातें समझ आ रही हैं, लेकिन असल में पता उस टाइम पे चलता है जब आप अकेले बैठ के उस चीज को सॉल्व करने लगते हो। बहुत से स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि जब घर जाके बैठते हैं ना, कहते हैं उस टाइम पे नहीं समझ आया था। तो भाई आपने डेली बैठ के उसको देखना है कि क्या ये चीजें मुझे समझ आ गई हैं। इनकेस नहीं आई, अगले दिन आके आप जरूर पूछें। क्वेश्चनिंग आप लोगों का राइट है, विदाउट एनी हेजिटेशन आपने क्वेश्चनिंग करनी। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मिलजुल के चलना है, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना है। हमारा मिशन यही है, इस पे कंसंट्रेट करना है, इसमें किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज स्टडी पे नहीं करना हम लोगों ने, तभी हम लोगों ने सक्सेसफुल हो जाना है। फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स कितने हैं कितने नहीं है। देखिए भाई आप नहीं भी आओगे तो क्या आपको लगता है आपके ना आने पर मैंने लेक्चर मिस कर देना है अपना, क्या आपको लगता है। लेकिन आपका नुकसान हो जाए, आपने अगर एक दिन का लेक्चर भी मिस कर दिया ना, आपका नुकसान हो जाए।
और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उस चैप्टर में से सिर्फ कोई 2 मार्क्स का एमसीक्यूज आ जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत से ऐसे स्टैंडर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं जो बाकी स्टैंडर्ड्स को ना सपोर्ट कर रहे होते हैं। मैं आपको जस्ट एक छोटी सी मैं एग्जांपल दूं ना, तो हम लोग अक्सर कहते हैं कि ये जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड है IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट चैप्टर नंबर 3, इसमें से आपके एग्जाम में 18 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। सिर्फ इस चैप्टर में से 18 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन ये 18 मार्क्स अकेले नहीं आते। इसने अपने अंदर जाकर गवर्नमेंट ग्रांट को भी मर्ज करना है, ये बोरिंग कॉस्ट को भी मर्ज करता है अपने अंदर, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को भी करता है, ये इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स को भी करता है, इन केस ये अपने पास करेक्शन ऑफ एरर्स भी लेकर आ जाता है। तो ये 3 मार्क्स उस टाइम तक नहीं आते जब तक ये 6 के 6 चैप्टर्स ना आते हो। अब ये भी जरूरी नहीं कि एक ही क्वेश्चन में 6 के 6 चैप्टर्स आ जाएं। कोई 3 स्टैंडर्ड होती हैं, कोई 4 स्टैंडर्ड आ जाते हैं, इस किस्म का मिक्सचर बना के देता है। तो यहां पर भाई अगर मैं बात करूंगा ना, सपोज मैंने बात की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, भाई इसने अपने अंदर बोरिंग कॉस्ट को भी लेकर आना है, एक आध पॉइंट उसका होगा, गवर्नमेंट ग्रांट का भी हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो हम लोगों ने इंडिविजुअल बेसिस पर तो चैप्टर्स को देखना ही है, लेकिन हम इनको कंबाइंड फॉर्म के अंदर भी देखेंगे कि जब ये एक दूसरे के साथ मिलकर आएंगे तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। इसीलिए फर्स्ट डे से आपके लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑलराइट, देखें ये सारी बातें आप लोगों के फायदे के लिए हैं। अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो लाजिम बात है सक्सेसफुल आप लोग ही होंगे। मतलब जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह दोबारा आपको FR1 नहीं पढ़नी पड़ेगी, उसके लिए आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। ये एक कड़वा घूंट है जो अभी हमने पीना है, लेकिन इसकी तासीर बड़ी मीठी है जब आपके रिजल्ट्स की सिचुएशन में। जैसे ही आपके सामने स्टेटस आएगा ना कि स्टेटस पास, तो आप खुद देखें वो 6 माह पिछले मेहनत किए हुए हम लोग भूल जाएंगे, क्योंकि उसका रिजल्ट बड़ा बेहतरीन मिला। देखिए यहां पर भाई ऐसा नहीं है कि लास्ट के 2 मंथ्स की मेहनत आपके काम आए, ऐसा नहीं। ये हमेशा फर्स्ट डे से मेहनत करोगे तभी जाके आप लोगों ने कामयाब, और ऐसे ही लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में कामयाब हो जाते हैं। इस बात का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि भाई पहले आप बोर्ड के पोजीशन होल्डर रहे या आप एक एवरेज स्टूडेंट रहे। आई कैप को भाई इस बात से कोई गर्ज नहीं है। आई कैप ने सिर्फ ये देखना है कि भाई इस फील्ड में आकर के आप कंसिस्टेंट हैं, बस इतनी सी बात है। और अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। ऑलराइट, यहां पर पढ़ने का भी अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट है। भाई आप किसी और से इंप्रेस ना हो, सीधी सी बात है। लोग अगर आपसे ये कह रहे हैं ना कि भाई मैं तो 16-16 घंटे पढ़ता हूं, तो झूठ बोल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई 16 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अगर आप उनको पढ़ता हुआ देख लेना तो आप लोग कहेंगे कि यार वाकई ये 16 घंटे टाइम ही वेस्ट। तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप जब भी पढ़ने के लिए बैठे ना, मैं नहीं कहता कि आप अकाउंटिंग को 3-4 घंटे पढ़ें, नहीं, आप सिर्फ 1 घंटा पढ़ना, लेकिन वो 1 घंटा सिर्फ अकाउंटिंग के लिए हो। मतलब उस टाइम पे आप बैठ गए हैं ना, आपको फिर सिर्फ अकाउंटिंग ही नजर आए। फिर आपको ये ना पता हो कि आपके मोबाइल पे किसी के मैसेजेस कॉल्स आ रहे हैं, आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, आपको कुछ हो रहा है, आपको भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही है, उस टाइम पे ये ना हो। सिर्फ 1 घंटा दो, लेकिन अकाउंटिंग को भी पता चले कि किसी ने उसको पढ़ा है। बाकी सारा टाइम आप अपना एंजॉय करें। देखिए मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आ गए तो आप अपनी सोशल लाइफ को छोड़ दें, ऐसा नहीं है। आप इंजॉय करना छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन स्टडी के टाइम पे सिर्फ स्टडी, मतलब पता चले आपको कि बाकी आपने कुछ पढ़ा है। ऐसा सीन ना क्रिएट हो कि आप आधा घंटा एक पेज को पढ़ते रहे, आधे घंटे बाद आप अल्लाह अल्लाह करके दूसरे पेज पर गए तो पता चला पहला पेज में क्या लिखा हुआ था और वो पता ही नहीं है क्या लिखा। तो मतलब आपने टाइम वेस्ट किया है बेसिकली। ये इस तरह से नहीं पढ़ना आपने। आप उसके ऊपर भाई वो जो आधा घंटा था ना बेसिकली इनइफेक्टिव गया। अगर आप एक्टिव रीडिंग करते हैं ना उसकी, आपको इजीली चीजें समझ आ जाती। और यहाँ पर जैसे अगर आप लोग बी लॉ को देखें तो सारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट से चले फिर भी थोड़ी बहुत हम लोग कैलकुलेशन वगैरह कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। तो भाई बी लॉ के अंदर देखिए ऐसा नहीं है कि आप लोग बैठ जाएं और रट्टे लगाना शुरू कर देंगे। आप जितना ज्यादा मरतबा उस चीज को पढ़ते रहेंगे ना, मतलब आज के दिन आप लोगों ने पढ़ा तो ये जरूरी नहीं है कि आपको सारे का सारा पेज अच्छे से तैयार हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है।
लेकिन जैसे ही आप 2-4 दिन उस पेज को बार बार पढ़ेंगे, तो जैसे ही 5वें दिन देखेंगे वो पेज ऑटोमेटिकली याद होगा आपको कि इस पे लिखा हुआ क्या है, और जिंदगी भर नहीं भूलने वाला। लेकिन जो फर्स्ट डे में आप बैठ के रट्टा लगाते हो और उसको याद करते हो ना, शाम को फिर भूल चुके हो कि मैंने पढ़ा क्या। यही वजह है कि एट द एंड आपको कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बस आपने ना ये देखना है कि कोई वीकेंड आता है ना, आपने उसको जाया नहीं करना। वीकेंड बेसिकली होता है रिवीजन डे। ये हमारे लिए ऑफ डे नहीं होता चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, ये होता है बेसिकली आपका रिवीजन डे। कि भाई आज के दिन क्लासेस से ऑफ है, आप घर में बैठो, पूरे वीक में जो कुछ पढ़ा है ना वो सारे को एक मरतबा रिवाइज कर दो। देखिए, थोड़ी ये छोटा छोटा चेंज है जो आपने अपने अंदर लेकर आना है, और इंशाल्लाह आपने कामयाब हो जाना है। मेरा नहीं ख्याल कि एक संडे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपकी कामयाबी से। क्या संडे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कामयाबी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो संडे को कुर्बान करना। ऑलराइट। देखो भाई, कोई टीचर आपको होम असाइनमेंट दे ना दे, टेस्ट है नहीं है, जरूरी नहीं कि आपने टेस्ट वाले डे ही पढ़ना है, जरूरी नहीं है। आपने अपने आप को ऐसा प्रिपेयर रखना है कि कोई टीचर कहे ना कि मैं अभी आप लोगों का टेस्ट लेने लगा हूं, आप पेन उठा के बैठ जाएंगे, जी सर बताएं क्या लिखना है। आपका ये माइंड सेट होना चाहिए। उस पर आपने रोना नहीं शुरू कर देना कि सर ये क्या बात हुई, आपने तो बताया ही नहीं था। भाई वो टेस्ट आपकी कामयाबी के लिए है। आप तो बड़े लकी हैं कि आपके टीचर आपसे टेस्ट ले रहे हैं, और इसमें बेनिफिट आपके आपके टीचर का टोटली नुकसान है इस चीज में। क्यों? टेस्ट अलग से बनाने पड़ेंगे, चेक अलग से करने पड़ेंगे, बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। जबकि जो टीचर टेस्ट नहीं लेगा उसके लिए तो आसानी ही आसानी है, आए लेक्चर डिलीवर करें, जाएं, बच्चे जो कुछ कर रहे हैं रहने दें। देखिए भाई, यहाँ पर हमारा फोकस आप पे होता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग मुझे देखेंगे कि मैं आऊंगा अपना लेक्चर डिलीवर करके चला जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने, मैंने कहा कि मिलजुल के चलना है, तो भाई मुझे कंसर्न रहेगा आपकी स्टडी से। आप क्यों नहीं आ रहे, मुझे इस बात से कंसर्न रहेगा। आप टेस्ट क्यों नहीं दे रहे, ये भी लाजिम बात है, मेरे लिए प्रॉब्लम है कि बच्चा टेस्ट क्यों नहीं दे रहा। टेस्ट दिया और फेल हो गए, भाई मेरे लिए टेंशन वाली बात है कि ऐसा क्या हुआ है कि पूरा मैंने एक लेक्चर एक टॉपिक खत्म कर दिया तो बच्चा फेल क्यों हुआ है। ये मेरे लिए परेशानी वाली बात है। तो लाजिम बात है हम इसके ऊपर काम करेंगे, और हमारे पास एनफ टाइम है। इन तमाम जितनी भी हमारे अंदर छोटी छोटी डेफिशिएंसीज हैं, इनको कवर करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम है। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा कि परफेक्शन रातों रात नहीं आएगी, ये एक स्लो प्रोसेस है। आप इंशाल्लाह अपने अंदर डे बाय डे इंप्रूवमेंट जरूर देखेंगे, क्या में इंप्रूवमेंट आ रही है। जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह FR1 से रेलिवेंट आप में कॉन्फिडेंस होगा कि यार मैं कुछ करने की सलाहियत रखूं। हमारी जो टेस्टिंग होगा, देखिए भाई, बहुत से बच्चों को इस बात पे एतराज भी होता है कि मेरे टेस्ट बहुत मुश्किल होते हैं। मैं मानता हूँ ये बात हकीकत है कि मैं जो टेस्टिंग सिस्टम है ना मेरे, वो काफी स्ट्रांग है। बड़े मुश्किल टेस्ट होते हैं। देखिए, हर चीज के ना डुअल एस्पेक्ट्स है। बच्चा ना एक चीज देख रहा होता है, उसका दूसरा इमेज वो नहीं देख पा रहा होता, जिसकी वजह से वो अपनी तरफ से कोई भी अजम्पशन क्रिएट कर देता है। वो गलत भी हो सकती है। क्या? कि जैसे अगर मैंने पढ़ाया, लाजिम बात है यार मैंने क्या पढ़ाया वो मुझे पता है, टेस्ट भी मैंने बनाना है, मेरे लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है कि मैं पूछूं ही वही कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाए हैं, और मुझे पता होगा कि मेरा बच्चा इजीली सॉल्व भी कर सकता है। आप सबके अच्छे अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं, आप सब लोग 80-90% पे भी मौजूद होंगे। आप लोग कहेंगे क्या बात है, कितने बेहतरीन टेस्ट हो रहे हैं। एक अप्रोच ये है। दूसरी अप्रोच ये है कि मैंने आपको पढ़ाया है तो मुझे पता है मैंने क्या पढ़ाया है, मैं वो पूछूं ही ना जो मैंने पढ़ाया है, मैं पूछूं उसी टॉपिक में से, कॉन्सेप्ट्स भी वही हों, लेकिन सिर्फ मेरा पूछने का स्टाइल बदल जाए। मतलब देखिए, आपका आई कैप का जो भी पेपर होता है ना वो अनसीन है। आप पास पेपर उठा के देख लेना, तो भाई करंट अटेम्प्ट का पेपर प्रीवियस अटेम्प्ट से मैच नहीं करता, बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस होते हैं। यहां पर ऐसा नहीं है कि जो आप लोगों ने चीजें पढ़ी हुई है वही बार बार रिपीट हो रही, हाँ कॉन्सेप्ट्स वही है, वैसा ही है, लेकिन भाई थोड़ी बहुत डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो रहा है। अगर आप लोग 2018, 19, 20 के पेपर्स उठा के देखें और आप लोग 2024 के पेपर्स उठाकर देखें, जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन 2018 में वो अपना मुश्किल तरीन पेपर था, लेकिन अब अगर आप लोग उसको सॉल्व करने के लिए बैठो ना,
आप कहोगे इतना इजी क्वेश्चन 2018 में पूछ लिया था। तो डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। तो लाजमी बात है भाई, उसने 2024 में जो आप लोगों से एग्जाम कर लिया है, लाजमी बात है वो अपना डिफिकल्टी लेवल उससे ज्यादा इंक्रीज करेगा, तो आपको ज्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ सकती है। तो उसके लिए एक मेथड ये है कि मैं आपको आपके हाल पे छोड़ दूं, कि एग्जाम में जैसी सिचुएशन आएगी तब उस टाइम पे खुद ही लड़ ले। दूसरी सिचुएशन ये है, क्यों ना हम आज से उसकी तैयारी शुरू कर दें, कि अगर कोई अनसीन सिचुएशन आ भी जाती है तो मैं उसको किस हद तक हैंडल कर सकता हूं। आज से ही मेरे माइंड को पता हो कि कुछ नया होने वाला है भाई, और मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। क्या ख्याल है, कौन सी अप्रोच ज्यादा अच्छी है? अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं, या अल्लाह जो तुम चाहो वही कर लेना, या खुद को थोड़ा बहुत तैयार करके चले? तो अगर तैयार करके चलना है तो लाजमी बात है मैं भी कुछ ऐसे क्वेश्चन दूं जो अनसीन से हो। मैं भी देखूं कि यार आप लोग अगर कोई अनसीन क्वेश्चन आता है तो उसको अटेम्प्ट करने की कितनी सलाहियत रखते हो। तो ये ना आप लोगों ने पहले ही डिसाइड करके मुझे बता दो, क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि इनके अपने पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स इनके टेस्ट नहीं सॉल्व कर सकते तो बाकी क्या करेंगे। हालांकि उसका मकसद ये था कि भाई मुझे पता था मेरे बच्चे ने क्या सॉल्व करना है और क्या सॉल्व नहीं करना, मैंने टेस्ट ही वैसा बनाया था। अच्छा, उसका एक और बेनिफिट क्या होता है, लाजिमी बात है भाई वो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है आप उसमें 50% मार्क्स लेना भी आपके लिए मुश्किल हो जाए, हो सकता है। लेकिन आप ये देखो कि जब मैं आपके सामने वो चीज डिस्कस करूंगा, कुछ नया नहीं सीखने को मिल जाएगा। इसको पॉजिटिव वे में भी तो देखा जा सकता था ना, कि देखो यार कुछ नया सीखने को मिला है मुझे। इवन कि मेरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं था, मुझे कुछ नया मिल गया है। इस चीज को मैंने क्यों नहीं ऐसा सोचा? देखिए भाई, आपका दिमाग जिस साइड पर लेकर जाओगे उसने उसी साइड पे चलना है, लेकिन आज तक इस राह पे चला नहीं है तो उसको मुश्किलात आनी है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता उस राह पे चलेगा। अभी तक आपके माइंड जो आप है वैसे एक्टिविटी करते रहे, आपके माइंड के बाकी सारे जितने भी सिस्टम है ना वो डाउन है, तो उसे पता है आप ऐसा सोचते ही नहीं है, और जैसा आप सोचते हैं वो सिर्फ वैसा ही चलता जा रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता उन सिस्टम्स को अपडेट करना पड़ेगा ना। तो आप लोगों ने मेरा साथ देना है, डिमोटिवेट नहीं होना। मुझे आपकी कामयाबी सबसे ज्यादा अजीज है, आप साथ दोगे तो इंशाल्लाह R1 आपके लिए मसला नहीं होगा। मेरे टेस्ट आपके लिए मुश्किलात क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसी टॉपिक का टेस्ट आप किसी भी और इंस्टीट्यूट के किसी भी और टीचर का टेस्ट उठाकर सॉल्व करने बैठोगे, 80% से ज्यादा आप सॉल्व कर दोगे, इतना कॉन्फिडेंस है। ऑलराइट, तो इस वजह से आपने जस्ट मेरे साथ साथ रहना है, इंशाल्लाह हम इसको बड़े अच्छे तरीके से कवर करेंगे। आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन करना, बाकी देखिए इनको बेटा डिस्कस करने की ऐसा जरूरत नहीं, क्योंकि अभी इस लेवल पे आपको नहीं पता है कि कौन सी चीज क्या है। तो मेरे ख्याल से ये जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है कि मैं आप लोगों के साथ ये सारी बातें इस तरह से डिस्कस करूं। तो मेरे ख्याल से हम लोग चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ, जो हमें थोड़ा बहुत फायदा भी दे जाए। हम उनके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, ये हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, ये बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट है जिसने रिटर्न आपको देना है आपके एग्जाम वाले दिन। इसमें 10% आपका, चलिए मैं आपको एक पास्ट पेपर दिखा देता हूँ। FR1 का हमारा पास्ट पेपर, कि किस तरह से हमारे पास पेपर आते हैं, हम जरा उसकी भी जियारत कर लेते हैं कि हमारे पास पेपर किस तरह से आ रहे हैं, और थोड़ा बहुत आइडिया भी हो जाएगा कि हमने पेपर्स की प्रेपरेशन को किस तरह से लेके चलना है। अब अगर आप लोग अपने बिल्कुल रीसेंट पास्ट पेपर को देखो ना, ये देखें ये आपके सितंबर अटेम्प्ट में कुछ ही दिन पहले ये पेपर आया है FR1 का हमारे पास। तो आपकी इस पेपर में एक तो ये है कि भाई ऑप्शंस कोई नहीं है, आपने तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। R1 के पेपर में इन टोटल 9 क्वेश्चन है हमारे पास। 9 क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। फर्स्ट सेक्शन में 6 क्वेश्चन है और सेकंड सेक्शन में रिमेनिंग 3 क्वेश्चन है। दोनों सेक्शंस की जो वेटेज है ना वो 50-50% है। मतलब फर्स्ट सेक्शन के 6 क्वेश्चन इन टोटल 50 मार्क्स बनाते हैं, और सेकंड सेक्शन के 3 क्वेश्चन इन टोटल 50 मार्क्स बनाते हैं। अब ये वैसे तो कुछ ना कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि ये सेक्शन 2 का ही पार्ट बनते हैं, लेकिन वो कभी कभी सेक्शन 1 में भी आ जाते हैं। आई कैप पे डिपेंड करता है कि उसने क्या करना है।
आई कैप के पेपर्स में हमेशा एक आप लोगों को अनसर्टेनिटी नजर आएगी, कोई ना कोई ट्विस्ट नजर आएंगे, तो उन ट्विस्ट के लिए हमने अपने आप को हर हाल में तैयार रखना है कि भाई ये सेक्शन 1 में पूछे या सेक्शन 2 में पूछे, आई एम रेडी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके हो गया। भाई आपने ये नहीं करना कि भाई मैंने सेक्शन 1 के लिए उसको तैयार किया हुआ था, वो सेक्शन 2 में आ गया तो अब इसको कैसे कवर करूं। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। अब देखें, हमेशा आपने ब्लैक पेन यूज करना है। जब आई कैम ने कह दिया है तो आपने भी हमेशा ब्लैक पेन यूज करना है, और ब्लैक के अलावा कोई और पेन ना हो आपके पास। मतलब फर्स्ट डे से आपने प्रेपरेट, आपकी आदत बन जाए कि आपकी हेडिंग है, क्वेश्चन नंबर्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, वर्किंग्स हैं, कुछ भी है, ब्लैक पेन से जाए। ओके हो गए बात। और ऑप्शंस किसी किस्म का कोई नहीं है, तो मैं आपसे कभी सिलेक्टिव स्टडी का मशवरा नहीं दूंगा, और ना आपने कभी सिलेक्टिव स्टडी करनी है। देखिए भाई, कोई टीचर आपको एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द एंड ऑफ द सेशन एंड बिफोर एग्जाम्स कोई किसी किस्म का कोई एस्टिमेट देता भी है, चलिए अच्छी बात है, उनका अपना एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप उसको फॉलो करना भी चाहे, ठीक है, कर लीजिएगा, लेकिन कोई टॉपिक छोड़ के नहीं जाना। उसके कहने पर ना किसी भी टॉपिक को स्किप करके नहीं जाना आप लोगों ने। देखिए भाई, सपोज किसी टीचर ने कोई एक टॉपिक आपसे कहा कि भाई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे इस बार नहीं लग रहा, तो हो सकता है इसमें से क्वेश्चन ना आए, और आप नहीं करके गए और क्वेश्चन आ गया, नुकसान किसका है? क्या उस टीचर का नुकसान है? आपका नुकसान। बस आपने अपना नुकसान नहीं देखना। यही वजह है कि यार मैं ऐसी कोई प्रिडिक्शन नहीं करता, कि जहां पर मुझे लगता है ना कि बच्चे का कोई रिस्क है, मैं वहां पे प्रिडिक्शन नहीं करता। मेरी नजर में सारे के सारे चैप्टर्स इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। बहुत से मैंने ऐसे ट्विस्ट देखे हैं कि सपोज हमारे टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो पिछली 3 अटेम्प्ट से कैश फ्लो स्टेटमेंट आ रहा होता है। इस मतलब टीचर क्या देते हैं, पिछली 3 अटेम्प्ट से आ रहा है तो मुझे लगता है इस मर्तबा ना वो रेशो एनालिसिस की तरफ जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं पूछेगा। बच्चा रेशो एनालिसिस कर लेता है, उस टीचर के कहने पे आए क्या चौथी मरतबा कैश फ्लो स्टेटमेंट दोबारा पूछते हैं। टीचर को क्या गए, वो टीचर दोबारा सोशल मीडिया पे कुछ अरसे के लिए गायब हो गए हैं, और ये बात हकीकत। और इन केस उसका तुक्का लग गया, सोशल मीडिया पे अगले दिन वो मुर्शिद बना हुआ होता है, देखा मैंने कहा नहीं था, जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया आई कैप ने वैसा पेपर दे दिया। भाई आई कैप को किसी से कोई गर्ज नहीं, इनमें से किसी को नहीं पता होता कि पेपर कौन बना रहा है, पेपर कौन चेक कर रहा है। बड़ी बेहतरीन कंट्रोल्स हैं इसके ऊपर, तो हर किसी का लग रहा होता है, हवाई फायरिंग होती है, किसी का निशाना लग गया तो अगले दिन आपका मुर्शिद बन जाता है, ना लगा तो मुर्शिद गायब, मुर्शिद का पता ही नहीं है, मुर्शिद का नुकसान आपका हो गया। तो भाई परफेक्शन यही है, आपने अपने आप को रिस्क पे नहीं लेके जाना, आपने अपने आप को 100% रखना है, ईच एंड एवरी टॉपिक, इवन के हर एक लाइन पे हमारा फोकस। ओके हो गया। अच्छा, अब सेक्शन 1 देखें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हैं, मस्ट बी आंसर्ड इन आंसर स्क्रिप्ट ओनली, मतलब इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर नहीं सॉल्व करके देना, मुझे अलग से शीट मिलेगी, हम उसके ऊपर कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको मेथड बताऊंगा। अभी हम लोग सिर्फ पेपर को देखने लगे हैं, क्या है FER1 का पेपर होता कैसे है। तो बेटा 7 पेजेस का ये पेपर होता है, अप्रोक्सीमेट 7 पेजेस, इवन के 8 पे भी चले जाते हैं, तो अच्छा खासा लेंथी पेपर है। अक्सर ये सुनने को मिलता है कि सर पेपर कंप्लीट नहीं, सर पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, ये बात रियलिटी है। अब यहाँ पर जब मैं आप लोगों से रेगुलर टेस्ट ले रहा होता हूँ ना, इवन कि आप लोग भी मुझसे ये बातें करेंगे कि सर जो आपने क्वेश्चन दिया था ना टेस्ट के अंदर, वो बेसिकली 20 मार्क्स का था, 20 मिनट्स का था ही नहीं, आपने टाइम बहुत कम दिया। अब एक बात बताएं, मैं आपको 30 मिनट्स दे दूं, 35 मिनट्स दे दूं, मेरा क्या जाता है, कुछ भी नहीं जाता। लेकिन जब तक मैं आपको ये टाइम प्रेशर नहीं डालूंगा, तो फिर तो ऐसा होगा कि इन 3 घंटों में आप सेक्शन 1 करके बैठे हुए होंगे, और वो बंदे आपके 50 मार्क्स, वो अभी 50 में से 50 तो आपके आएंगे नहीं, तो पेपर तो फेल हो गया ना। तो मैंने आप लोगों को सिर्फ ये नहीं बताना कि क्वेश्चन सॉल्व ऐसे होता है, ये अलग बात है कि आपने 1 घंटे में क्या, नहीं भाई, मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन सॉल्व ऐसे होता है, लेकिन विद इन टाइम कैसे होता है हमने वो भी देखना है। कि भाई अगर ये क्वेश्चन है 20 मिनट्स का, तो आपने 20 मिनट्स में इसको कैसे सॉल्व करना था। तो उसके लिए लाजमी बात है भाई, हमें एफर्ट ज्यादा पुट करनी पड़ेगी। हमने सिर्फ सीखना नहीं है, हमने ये भी देखना है
कि विद इन टाइम उसको कैसे हम लोगों ने कंप्लीट करना है। तो हमारे लिए टाइम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर हमारे कोई क्वेश्चन रह गए तो पास होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हम लोग रिस्क पे चले जाते हैं। तो भाई लाजमी बात है आपने मेरा साथ इस हवाले से भी देना है कि अगर मैं आपको 20 मिनट्स दे रहा हूं ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह है कि मैं आपको 20 मिनट्स दे रहा हूँ। अदरवाइज मैं आपको 30, 35, 40 मिनट्स भी तो दे सकता हूँ। भाई वो बेसिकली आपका नुकसान है अगर मैं आपको उस क्वेश्चन के रिक्वायर्ड टाइम से ज्यादा टाइम देता हूं। तो यहां पर देखें आपके पास सेक्शन 1, वहां का पहला क्वेश्चन। अच्छा, सेक्शन 1 की जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है ना, वो ऑन एवरेज चले 10 मार्क्स तक रहता है। सेक्शन 1 के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ऑन एवरेज 10 मार्क्स तक रहते हैं। वह 8 मार्क्स, 7 मार्क्स, 10 मार्क्स इस तरह से चलता रहेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 आया, अब आपको ये तो अभी नहीं पता चलेगा कि ये कौन कौन सी स्टेटमेंट, कौन कौन सा क्वेश्चन, लेकिन इसके मार्क्स देखें 5 + 5 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे गए। अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के पास, ये देखें 8 मार्क्स का ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 के पास गए। डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स होती हैं, इवन के इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स होती हैं। उसने आपकी FR1 को निचोड़ के रख देना है। उसने एक पॉइंट पूछना है, सिर्फ 2 नंबर को उसे पता चल जाना है बच्चे को ये स्टैंडर्ड आता है या नहीं आता। तो अपने आप को उस लेवल तक जाके हमने तैयार करना है। तो ऐसा मत समझिएगा कि हर स्टैंडर्ड को हमने 10 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इवन कि उसमें से 2 नंबर की कोई स्टेटमेंट भी दे देता है तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने इसका आंसर कैसे करना है। अब थर्ड क्वेश्चन को देखें, 8 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास आ गया। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास छोटा सा क्वेश्चन लेकिन 6 मार्क्स का है। फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास आया 8 मार्क्स का। और सिक्स्थ क्वेश्चन हमेशा आपके एमसीक्यूज है। सिक्स्थ क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज। अच्छा, आई क्या आपको देखिए बड़ा बेहतरीन फॉर्मेट है भाई। 9 एमसीक्यूज होते हैं लेकिन मार्क्स 10 होते हैं। एक एमसीक्यूज 2 मार्क्स का होता है, बाकी 8 एमसीक्यूज 1 मार्क्स। ऑलराइट, तो आपका ये जो एमसीक्यूज है ना, वो इन टोटल आपके पास 9 होंगे, लेकिन उनके अगर मार्क्स देखे जाएं, अब देखिए ये वाला एमसीक्यूज था जो 2 मार्क्स पे चला गया था, और आप लोगों के पास टोटल 9 एमसीक्यूज आ गए या इस तरह से। तो 10 मार्क्स से कंफर्म एमसीक्यूज मौजूद है, और ये हर चैप्टर में से हो सकते हैं। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि भाई इस चैप्टर में से एमसीक्यूज है और इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन। नहीं भाई, आई कैप कुछ भी कर सकता है, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर सेक्शन बी में जाए ना, तो यहां पर ऑन एवरेज 17 मार्क्स होते हैं हर क्वेश्चन के। ऑन एवरेज मतलब कोई 16 का होगा, कोई 17 का होगा, कोई 18 तक का चला जाएगा, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, अच्छे खासे लेंथी क्वेश्चन होते हैं। मतलब वो जो पीआरसी में आप क्वेश्चन देख के डर जाते थे ना, सर ये तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, भाई यहाँ पर 2-2 पेजेस के ऊपर एक क्वेश्चन होता है, और वो आपके 17-18 मार्क्स होते हैं इन टोटल। तो भाई कभी भी क्वेश्चन की लेंथ से नहीं घबराना, वहां पर मार्क्स लेना सबसे ज्यादा इजी होता है। फिर यह है कि उसको सॉल्व करने की एक टेक्निक है, जो कि इंशाल्लाह हम लोग इसके ऊपर काम करें। अब जैसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 7 देखा, ये देखें 9 + 7 16 मार्क्स बन गए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ गए, 18 मार्क्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ गए, ये देखें ये आपका क्वेश्चन इन टोटल कितने 16 मार्क्स, ये टोटल आपके 50 मार्क्स बन जाते हैं। और ये होता है आपका इन टोटल पेपर। तो अच्छा खासा एक लेंथी पेपर है। कैफ के हर पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 hours and 15 एडिशनल मिनट्स भी होते हैं। वो जो 15 एडिशनल मिनट्स है ना, वो होता है आप लोगों का रीडिंग टाइम। देखें एडिशनल रीडिंग टाइम ऑफ 15, मतलब 3.25 घंटे का पेपर है। इन 15 मिनट्स में सपोज आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है 9 बजे, आपको 9 बजे क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, आंसर शीट नहीं दी जाएगी। 9 बजे से लेकर अगले 15 मिनट तक सिर्फ क्वेश्चन की रीडिंग करनी है आपने, अपने पेपर को देखना है कि पेपर में आया क्या कुछ है। और जैसे ही 9:15 हो जाएंगे ना, उस टाइम पे आपके पास आंसर शीट्स आ जाएंगी, तब आप लोगों ने लिखना शुरू करना है। हम ये भी सीखेंगे कि हम लोगों ने उन 15 मिनट्स को यूटिलाइज कैसे करना है, क्योंकि उस टाइम पे कुछ लिख तो सकेंगे नहीं, आंसर शीट ही नहीं होनी। तो उन 15 मिनट्स को कैसे यूटिलाइज करना है, पेपर्स की रीडिंग कैसे करनी है, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करेंगे। ऑलराइट, कोई क्वेश्चन अब आप लोगों की तरफ से?
जी, कोई लेक्चर, पहली बात तो कोशिश करें कि आपका कोई लेक्चर मिस ना हो। ये सबसे प्रेफरेंस की बात है। जहां पर आप अपने बाकी कामों को प्रेफरेंस दे रहे हैं, वहां पे अपने लेक्चर्स को प्रेफरेंस दें। देखिए, हमारी जिंदगी में भी तो लाजिम बात है, मसाइब आते हैं, बीमार हम भी होते हैं, जरूरी काम हमें भी पड़ते हैं। लेकिन अगर मैं छुट्टी कर लूंगा, इंशाल्लाह मैं नहीं करूंगा, लेकिन इनकेस कर भी लेता हूं ना, तो आपका नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप छुट्टी करते हैं ना, तो आपका नुकसान है। वैसे तो हमारी कोशिश होगी कि अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की, लेकिन अगर ये रूटीन प्रॉब्लम है तो फिर आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, फिर आपका नुकसान। कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होगा तो हम उस दिन की आपको रिकॉर्डिंग्स दे दें। लाजमी बात है, हर किसी के साथ इमरजेंसी केसेस हो सकते हैं, उसके लिए आपको रिकॉर्डिंग। कोई और क्वेश्चन, कोई बात आप डिस्कस करना चाहें, कोई बात आप पूछना चाहें? ऑल क्लियर, कोई इशू नहीं। अच्छा, अब हमारा जो पढ़ने का फॉर्मेट्स वगैरह होगा, ठीक है, वैसे तो जिस तरह से मैं आपको लेके चलूँ ना, आपने वैसे ही चलना है। अपने आप को किसी और स्टूडेंट, किसी और इंस्टीट्यूट के किसी भी टीचर के साथ कंपेयर नहीं करना। हाँ, कंपेयर जरूर करना जब हम लोग अच्छा खासा पढ़ चुके हैं, तब आप में भी कुछ ना कुछ नॉलेज होगा मुकाबला करने के लिए, दूसरे ने भी कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ होगा, तब जरूर कंपेयर कीजिएगा। लेकिन अभी अपने आप को सिर्फ प्रिपेयर करना, अभी कंपेयर नहीं करना, अभी सिर्फ प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए वैसे तो हम लोगों का अपना सीक्वेंस चलेगा, हम उसके मुताबिक चीजों को लेके चलेंगे, लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे बड़े इजी से टॉपिक के साथ, जिसके साथ पहले से आपका वास्ता रहा, जिसे आप लोग स्टार्ट से ही, मतलब पीआरसी लेवल से ही पढ़ रहे हैं। हम उससे आगे इसकी एक्सटेंशन पढ़ेंगे, और वो है हमारे पास हमारा चैप्टर नंबर 3। अब ये देख लें कि जैसे ही मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ाना है ना, लाजमी बात है, यहाँ पीआरसी लेवल पे अगर आप लोग याद करें तो वहां पे इसका नाम था जस्ट डेप्रिसिएशन, ऐसे ही था ना। तो बेटा सिर्फ वो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन थी कि किसी भी एसिड को डेप्रिशिएट कैसे करना है, थोड़ी बहुत डेफिनेशन वगैरह शामिल थी, और वो आई हो कि आप सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ होगा। ऐसे ही है ना। यहाँ पर हम लोगों ने, अब देखें, जब हम लोग पीआरसी में पढ़ा रहे होते हैं ना, तो बच्चा अक्सर हमसे पूछता है, सर एसिड की वैल्यू हमेशा डिक्रीज तो नहीं होती, इंक्रीज भी तो हो जाती है, तब हम क्या करेंगे? अब हमें और वहां पर हम आंसर क्या करते थे? बेटा FR1 में जाके बताएंगे। एसिड की वैल्यू में अगर इंक्रीज आ रहा हो, तब हमने क्या करना है, वो हम लोग जरूर इधर आके डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अब ये स्टैंडर्ड फुल फ्लेज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मतलब किसी भी चीज को स्किप नहीं करेंगे। अब एसिड की वैल्यू में इंक्रीज को भी देखेंगे, एसिड की वैल्यूज में डिक्रीज को भी हम लोग देखेंगे। तो हमारा जो स्टार्ट होगा ना, वो चैप्टर नंबर 16 से होगा। एक तो ये कि वेटेज बहुत ज्यादा है हमारे एग्जाम के अंदर, इस चैप्टर की वेटेज बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, हमने एक कनेक्शन भी तो करना था ना, तो कनेक्शन आपके पीआरसी के साथ होना चाहिए, और वो कैसे बनेगा? जब हम लोग उसको उसके चैप्टर के साथ ही कनेक्ट कर देंगे, जो आप लोग वहां से डेप्रिसिएशन पढ़ के, मतलब आपको स्टार्ट में लगेगा कि जैसे कुछ ऐसा नया नहीं है, ये वही चीजें हैं जो हम लोग पहले से पढ़ते रहे हैं। तो आपका FR1 के अंदर ना इंटरेस्ट डिवेलप हो जाएगा। जैसे इंटरेस्ट डिवेलप होगा, तब हम लोग इसके न्यू न्यू कॉन्सेप्ट्स की तरफ आते जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। और अगर चैप्टर नंबर 3 में जैसे ही हम लोग पहुंचे, इसका स्टार्ट अगर आप लोग देखें, IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, स्टार्ट में पूरे पीआरसी को कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर, जो कुछ आपने पीआरसी के चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था ना, डेप्रिसिएशन, वो सारे का सारा वहां से कॉपी और यहां पर पेस्ट, मतलब सारा वही कुछ है। क्या कि हमारे पास सबसे पहले आ गया इंट्रोडक्शन, ये वो चीजें हैं जो आप लोग पहले से पढ़ कर आए हैं, तो हम इनके ऊपर ना बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करने वाले, मतलब हमें पता है, थोड़ा बहुत गो थ्रू जरूर कर लेते हैं, लेकिन हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे। और यहाँ पर देखें, अब आप लोगों ने ये जरा अच्छे तरीके से रीड करके आनी है ये चीजें, इनको अच्छे तरीके से देखें। जैसे कि इंट्रोडक्शन में आ जाता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और कंपनीज लॉन्ग टर्म टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स that are vital to business operation and cannot easily liquidate it। देखिए भाई,
आप लोगों ने पीआरसी लेवल पे पढ़ा था कि नॉन करंट एसेट दो तरह के हैं, टेंजिबल्स एंड इनटेंजिबल्स। टेंजिबल्स के साथ डील कर रहा होता है IAS 16, जिसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो यहां पर उसने डेफिनेशन नॉन करंट एसेट्स की नहीं की, टेंजिबल्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जाके की है। और जो इंटेंजिबल्स होते हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, उनके लिए स्टैंडर्ड ही बिल्कुल डिफरेंट है। वो है नॉन करंट एसेट, लेकिन उनको साथ डील किया जाता है IAS 38, जो कि इंशाल्लाह FR 2 के अंदर जाके पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हमारा फोकस होगा टेंजिबल्स नॉन करंट एसेट्स, जिनको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहा जाता है, वाइटल टू द बिजनेस ऑपरेशन। मतलब इनके बगैर बिजनेस अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर सकता, इनका होना जरूरी। जैसे अगर प्लांट एंड मशीनरी ही नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे करोगे? तो प्रोडक्शन करना ये तो मेरा बिजनेस ऑपरेशन है। तो जब मेरे पास प्रोडक्शन करने के लिए प्लांट एंड मशीनरी ही नहीं है, तो क्या प्रोडक्शन हो पाएगी? एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म करूं? और अगर प्लांट एंड मशीनरी हो तो कहां पे क्लासिफाई करेंगे? नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। इसी तरह डिलीवरी व्हीकल्स वगैरह, इसी तरह से बिल्डिंग्स वगैरह, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट बन जाएंगे। एंड कैन नॉट बी इजीली लिक्विडेटेड। व्हाट डज इट मीन? इजीली इनको सेल नहीं किया जा सकता। लिक्विडेटेड से मुराद होता है कन्वर्टेबल टू कैश। लिक्विडेशन से क्या मुराद है? कहता है इजीली इसको कन्वर्टेबल टू कैश नहीं बनाया जा सकता। मतलब आप लोगों ने अपनी गाड़ी भी सेल करनी हो ना, तो आपको टाइम लग जाता है गाड़ी सेल करने में। क्या आप लोग उधर बताएंगे, शोरूम में खड़ी करेंगे कि भाई फॉर सेल है, लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, देखेंगे, मिलेंगे, आएंगे, टाइम लग जाता है। आपने अपना घर भी सेल करना हो ना, आपको टाइम लगे। अब सेल हो जाते हैं लेकिन इजीली नहीं होते जितनी इजीली आपकी इन्वेंट्री सेल हो सकती है। अब देखिए इन्वेंट्री कितनी जल्दी से सेल हो जाती है ना? इसीलिए तो करंट एसेट्स में है। और ये जो नॉन करंट एसेट होते हैं, ये इजीली लिक्विडेशन की तरफ नहीं जाते। बात समझ आ गई? अब देखिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और टेंजिबल आइटम्स दैट, अब इनको हम लोगों ने यूज करना होता है बिजनेस ऑपरेशन में, इनको सेल नहीं करना होता। क्योंकि अगर ये सेल पर्पस के लिए हो तो ये नॉन करंट एसेट्स नहीं होते। फॉर सेल हो तो वो तो इन्वेंट्री कहलाता है, और इन्वेंट्री हमेशा करंट एसेट का पार्ट बनती है। तो हम लोगों ने क्या करना है? हेल्ड फॉर, ये सबसे पहली बात इसकी कि नॉन करंट एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को आपने अपने पास रखना है यूज करने के लिए इन प्रोडक्शन। अब यूज कहां कहां पे करें? प्रोडक्शन में यूज करो। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो प्रोडक्शन में यूज करोगे। तो कौन से एसिड ऐसे आ सकते हैं? प्लांट एंड मशीनरी, ऐसे ही है ना? दूसरा कहते हैं या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स। सपोज कि आप ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, तो गुड्स की सप्लाई के लिए, कौन सा एसिड यूज कर सकते हो? व्हीकल्स, वैन वगैरह, तो वो आ जाएंगे यहाँ पर। और सर्विसेज फॉर रेंटल टू, कौन सी ऐसी चीजें जो आप दूसरों को रेंट पर दे सकते हो? बिल्डिंग्स, अब जहां पर बिल्डिंग्स आ गई। और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेज, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ अगर नजर दौड़ाओ तो आपको वहां पे कौन कौन से अपने एसेट नजर आएंगे? फर्नीचर नजर आएगा, कंप्यूटर नजर आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स नजर आएंगे आप लोगों को, प्रिंटर्स वगैरह नजर आएंगे। ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक वाले तो यूज कर रहे होते हैं इन तमाम चीजों को। क्या इनके बगैर एडमिनिस्ट्रेशन चल सकती है? नहीं। तो वो भी आपके नॉन करंट एसेट्स हैं। या फिर आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग मोर देन वन पीरियड, और हमने इसको एक साल से ज्यादा से, ये तो सबसे पहली इसकी डेफिनेशन का पार्ट बनता है कि नॉन करंट एसेट हमेशा एक साल से ज्यादा की लाइफ रखते हैं। कोई मसला किसी को, तो इनको आप लोगों ने बिल्कुल एज इट इज जाके देख लेना है। फिर कहते हैं इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश पीपी फ्रॉम इंटेंजिबल एसेट्स। अब पीपी कौन से होते हैं? टेंजिबल एसेट्स। तो आपने इनको इनटेंजिबल एसेट से अलग करना है। और साथ में किससे अलग करना है आपने इसको? इनमें इनटेंजिबल्स और टेंजिबल्स। टेंजिबल्स होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जैसे कि ये फर्नीचर है, लैपटॉप है, बिल्डिंग है, व्हीकल्स है, लैंड है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है।
इंटेंजिबल्स कौन से होते हैं? जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो। कहते हैं उनमें कौन कौन सी चीजें शामिल है? पेटेंट्स, सॉफ्टवेयर, कोई आपका ट्रेडमार्क होता है, कोई आपका ब्रांड नेम है, गुडविल है आपके बिजनेस वगैरह की, ये सारे के सारे आएंगे इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर। इंटेंजिबल एसेट डू नॉट हैव फिजिकल सब्सटेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस इसकी नहीं होती। देखो मैं कहूंगा भाई मेरे पास गाड़ी है, आपका वो कहाँ पे है? मैं कहूंगा बाहर खड़ी हुई है। हम कहेंगे कि यार हमारी बिल्डिंग है, कहाँ पे है? ये देखो ये बिल्डिंग है हमारी। लेकिन भाई मेरे बिजनेस की गुडविल है, आप कहोगे कहां पर है? मैं कहां दिखाऊं कि मेरे बिजनेस की गुडविल? हाँ, मतलब शोहरत किसी भी नाम का। तो इस चीज को दिखाना बड़ा मुश्किल होता है, उसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता हमारे पास। एंड देयरफॉर आर क्लासिफाइड एंड प्रेजेंटेड सेपरेटली ऑल्दो दे आर आल्सो हेल्ड फॉर, इवन कि इनकी लाइफ भी 1 साल से ज्यादा होती है। तो 1 साल से ज्यादा हो तो नॉन करंट एसेट हमारे पास है ये। फिर देखो एंड और ऑफन वाइटल टू बिजनेस ऑपरेशन इंटेंजिबल एसेट आर अकाउंटेड फॉर अंडर, और पढ़ेंगे FR2, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस इसके लिए इतना पढ़ लेना बहुत ज्यादा। क्लियर? मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है? हर वो चीज जिसमें आलू ट्रेडिंग कर रहे हैं। इन्वेंट्री का ताल्लुक साइज से नहीं होता कि छोटी छोटी चीजें हैं तो इन्वेंट्री और बड़ी बड़ी चीजें हैं तो नॉन करंट एसेट्स, ऐसी कोई बात नहीं है। यूजेज को देखा जाता है। जैसा कि अगर मैं इस एसी की बात करूं, मेरे पास यूज हो रहा है, तो क्या मैं एसी में ट्रेडिंग कर रहा हूं? नहीं। तो मेरे लिए एसी एसेट है, टेंजिबल एसेट है, पीपीई का पार्ट। लेकिन मैंने इस एसी को कहीं से तो परचेज किया होगा। उस अगर इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे नजर डालो तो उसने एसी जो रखे हुए हैं वो फॉर सेल पर्पस है, उसके लिए वो एसी नॉन करंट एसेट नहीं है। क्यों? यूजेज का फर्क है। मैंने फॉर यूज उसको रखा और उसने फॉर सेल रखा, तो उसके लिए इन्वेंट्री बन गई। लेकिन जो एसी उसने अपनी शॉप पे लगाया हुआ है, जिसमें वो खुद ठंडी ठंडी हवाएं ले रहा है, वो उसके लिए एसिड बना हुआ है, हालांकि है एसी ही। क्या डिस्टिंग्विश कर दिया? किस हवाले से? यूजेज के हवाले से। ऑलराइट, क्या आपको लगता है कि दूसरों के लिए तो वो एसी सेल कर रहा है लेकिन खुद एसी में नहीं बैठा हुआ होगा? क्या जब आप लोग जाते हैं क्या उन शॉप के ऊपर एसी नहीं लगे हुए होते हैं? क्या वो जो लगे हुए होते हैं आप क्या कहते हो, भाई यही उतार कर दो मुझे क्योंकि ये ठंडी हवाएं दे रहा है, पता नहीं बाकी दे या ना दे? क्या ऐसे ही है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो उनके अपने पर्सनल यूज के लिए, वो उनका एसिड बने। क्लियर होगी बात? तो ये डिस्टिंग्विश हो गया है यहाँ पर। Although inventories items usually have physical substance, they differ from PP because they are held for, ये है इसका डिस्टिंग्विश। इवन कि इनकी भी फिजिकल सब्सटेंस है, लेकिन ये किस चीज के लिए होती है? फॉर रीसेल इन द ऑर्डिनरी कोर्सेज ऑफ बिजनेस। इन्वेंटरीज आर अकाउंटेड फॉर अंडर IAS, और ये आप ERC में पढ़ चुके हैं, इसको आगे आप लोग नहीं पढ़ते। हाँ, इसको पढ़ेंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप इसको नहीं पढ़ने। बात क्लियर? नेक्स्ट देखें। कहते हैं इफ एन एंटिटीज मेन बिजनेस इज सेलिंग मशीन। अब मेन बिजनेस उसका क्या है? तो मशीन उसकी नॉन करंट एसेट्स नहीं है। वो मशीन जो उसने फॉर सेल पर्पस रखी है, वो मशीन उसके लिए इवन के लॉन्ग यूजफुल लाइफ होती है, लेकिन उसके लिए इन्वेंट्री है। लेकिन ये मशीन है वो कितनी, कुछ तो ऐसी मशीनें होंगी ना जो इन मशीनों को बना रही होंगी। हाँ, तो वो जो मशीनें इन मशीनों को बना रही हैं वो उसके लिए उसके एसेट्स हैं। तो कहता है दोज मशीन्स आर इन्वेंटरी आइटम्स एंड आर नॉट क्लासिफाइड एज पीपी। ये जो फॉर सेलिंग पर्पस है ये पीपी नहीं है, ये फॉर सेलिंग पर्पस है तो ये इन्वेंटरी है। However, the plant and machinery used to produce the machines for sale in PPE, the same goes for real estate business. Their corporate offices are PPE, but the houses they sell are रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह। जहां ऑफिस उनका होता है वो उनके लिए उनका नॉन करंट एसेट्स है। लेकिन
जो बाकी शॉप्स हैं जो उन्होंने फॉर सेल पर्पस लगाई हुई हैं, जो बाकी घर वगैरह हैं जो फॉर सेल पर्पस हैं, अब बाहिर तो फिजिकल है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, हमारे पास टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स हैं, पीपीई का पार्ट है, लेकिन क्या यूजेज डिफरेंट है। यूजेज क्या है, फॉर सेल पर्पस तो पीपीई का पार्ट नहीं बनेगा, कहां चला जाएगा, इन्वेंट्री। बात क्लियर, किसी को इशू? गुड। आगे हमारे पास आ जाता है रिकॉग्निशन। एक मर्तबा जरा इसको रीड करें, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को। हाँ जी, अब ये पढ़ के आपको लगा नहीं है जैसे पीआरसी में बिल्कुल सेम सेम ही पढ़ा था? तो बिल्कुल वैसी की वैसी, इवन के एग्जांपल्स तक बिल्कुल वही हैं, डेप्रिसिएशन मेथड्स तक बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट किया गया, उसके बाद न्यू चीजें स्टार्ट होती हैं। तो यहां पर ना आपने जो चीज याद रखनी है ना, वो है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। ये अच्छे तरीके से याद रखना है कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है फॉर पीपीई, तो आपने कहना है द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट इफ एंड ओनली इफ। अब ये दो आप लोगों ने कंडीशन देखनी है। When it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of an item can be measured reliably। अच्छा, इससे क्या मुराद है? हम लोगों ने कहा था कि आपको याद होगा, हमने कहा था कि कॉस्ट उस टाइम तक कैपिटलाइज करते रहना जब तक के एसेट अवेलेबल फॉर यूज ना हो जाए। क्या याद है बेटा? अगर एक बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो क्या वो रहने के काबिल है? क्या वो रेंट पर देने के काबिल है? क्या उससे आपको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकता है? अभी नहीं। तो अभी तक आप उसको अपने पास बिल्डिंग के तौर पे पीपीई का पार्ट नहीं बनाओगे। क्यों? क्योंकि अभी अवेलेबल फॉर यूज नहीं। ऑलराइट। और जब वो अवेलेबल फॉर यूज हो जाए, मतलब बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तब जाकर आपने उसको रिकॉर्ड करना है। और तब आपको ये भी पता होगा कि इस बिल्डिंग के ऊपर आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आई है। तो आपको ये भी पता होगा कि इस बिल्डिंग की टोटल वैल्यू आपके पास क्या होगा। राइट। तो ये दो चीजें देखनी है, इनमें से कोई एक नहीं, दोनों। क्या? कि जब वो एसेट आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स देना स्टार्ट करें और उसकी कॉस्ट को भी आप रिलायबली मेजर करने की सलाहियत रखते हो, तब आपने उसको अपना एसेट माना। तो ये है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। ये वो बात है जो आपने हर हाल में अपने पास याद रखनी है, और ये आपको फिंगर टिप्स पे तैयार होनी चाहिए। बाकी थे थोड़े बहुत थ्योरेटिकल पॉइंट्स, वो आपने जस्ट रीड करने हैं। लेकिन इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि भाई किसी भी किस्म का कोई इममेटीरियल आइटम, ऐसा आइटम जिसके लिए, अब देखें भाई आपके पास 10,000 रुपए हैं, उसमें से अगर किसी को 10 रुपए दे दो तो क्या आपको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके पास 10,000 है, तो 10 रुपए दे भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके पास है ही 50 रुपए, और आप किसी को 10 रुपए दे दो, आपको फर्क पड़ेगा? अब दोनों सिचुएशन में थे 10 रुपए, लेकिन एक सिचुएशन में फर्क पड़ रहा था और दूसरी सिचुएशन में फर्क नहीं पड़ रहा। इममेटीरियल आइटम्स भी कुछ ऐसे हैं कि किसी बिजनेस के लिए वही चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन किसी और बिजनेस के लिए वही चीज कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। तो ऐसी कोई भी आइटम जो आपके लिए कोई खास इंपॉर्टेंस ना रखती हो, वो आपके लिए इमैटेरियल आइटम है। अब उनमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? कहते हैं आपने देखने हैं, आपके पास कुछ ऐसे एसेट्स भी होंगे जो बाजाहिर तो उनकी लाइफ बहुत ज्यादा होगी, एक साथ से ज्यादा का बेनिफिट आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे, लेकिन उनकी जो वैल्यू है ना वो इमैटेरियल होगी। आपने उसको पीपी का पार्ट नहीं बनाना, आपने उनको एक्सपेंस आउट कर देना है। अब आपकी लाइफ में एक ऐसी कौन सी एग्जांपल है, जैसे आपका कैलकुलेटर है, आपके पास कैलकुलेटर एक साल से ज्यादा का बेनिफिट दे जाता है अगर आप उसकी हिफाजत करो तो, चोरी ना करवाओ, एक साल से ज्यादा का बेनिफिट दे जाता है। कितने का लिया था? 2,000 मैक्सिमम ऑन एवरेज, चलो 2,000। तो कहते हैं यार ये इमैटेरियल आइटम है, आप जब भी कैलकुलेटर लो ना इसको एक्सपेंस आउट कर देना, इसको पीपी का पार्ट बनाने की जरूरत नहीं। इसी तरह से स्टेपलर, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के अंदर स्टेपलर रखा हुआ होगा,
वो पंच मशीन रखी हुई होती है हमारे पास पेपर्स को पंच करने के लिए, तो वो भी तो अगर देखा जाए तो एक साल से ज्यादा के बेनिफिट दे रही हैं, लाइफ ज्यादा है उनकी, लेकिन कितने के लिए होंगे? 400-500-600 इमटेरियल आएगा, तो उनको पीपी का पार्ट बनाने की जरूरत नहीं। आई होप कि आपको यहाँ तक की मेरी सारी बातें समझ आ चुकी होंगी। अब आपने बताया मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन, ये कॉस्ट वगैरह, ये आपने ना जरा रीडिंग करके आनी है। आपने ये सब कुछ पढ़ा, कुछ भी नया नहीं है आप लोगों के लिए, तो आपने इन टॉपिक्स की जरा रीडिंग करके आनी है, ये एग्जाम्पल वगैरह जरा सॉल्व कर लीजिएगा। तो प्रॉब्लम्स होंगे तो इंशाल्लाह हम जरूर डिस्कस करेंगे। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स को आपने स्किप कर, एक्सचेंज ऑफ एसेट को भी आपने नहीं पढ़ना, इससे पहले वाला वो सारा आप लोगों ने कंप्लीट करके हमने, और डेप्रिसिएशन ये इंशाल्लाह कल से डिस्कस करेंगे। आपने फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट करना है, लेकिन उसमें भी आपने एक्सचेंज ऑफ एसेट को डिस्कस नहीं। उसके अलावा अगर कोई इश्यूज वगैरह होंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।